माँ ने सबका मुंह मीठा कराया। सबके जाने के बाद दीदी अपने कमरे में चली गई। मेरे मन भी बहुत से प्रश्न थे, इसलिए मैं भी दीदी के पास तुरंत गई और पूछने लगी, ये सब क्या है? दीदी कुछ बोले बिना अपनी चूड़ियाँ, हार, सब कुछ निकाल रही थी। मैं फिर बोली, आपकी जॉब का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी और अपने ससुराल में सिमट के रह जाऊंगी। दीदी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मैंने फिर बोला, दीदी जब आप अभी शादी नहीं करना चाहती हैं तो फिर पिताजी से मना क्यों नहीं किया? दीदी बोली, पिताजी अपनी मर्जी की ही करेंगे। जब माँ उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती तो मैं कैसे कुछ कहूँ? चल छोड़, ये सब देखा जाएगा, जो सामने आएगा। तू बता, आज कॉलेज में कैसा रहा दिन? दीदी ने बात बदलते हुए बोला। मैंने बताया, बहुत अच्छा रहा। अध्यापक दिवस पर कॉलेज में प्रोग्राम है, सर ने मुझे भी भाग लेने को बोला। मैंने दीदी से और कुछ नहीं बताया, मैं दीदी को और टेंशन नहीं देना चाहती थी। फिर अगले दिन पिताजी ने बोला, आज वो लड़का और उसकी माँ आएगी, सब अच्छे से ध्यान रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना कोई शिकायत मिलनी चाहिए। मुझे भी देखना था उस लड़के को, तो मैं कॉलेज नहीं गई। वो लड़का अमित और उसकी माँ आ गए। दीदी ने आज सूट पहन रखा था, उन्होंने बोला आज साड़ी नहीं पहननी। चलो कोई बात नहीं। मैं माँ के साथ उनके लिए नाश्ता लगाने लगी। सब साथ बैठे थे। फिर अमित की माँ ने बोला, ये दोनों अकेले में भी बात कर लें तो सही रहेगा। फिर दीदी को पिताजी ने बोला, जाओ पीहू, अमित को घर दिखाओ। मैं दीदी के साथ थी। मैंने उनसे बोला, दीदी जॉब करना चाहती है। वो लड़का बोला, मैंने बहुत सी लड़कियां रिजेक्ट की हैं और मुझे लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ। बस वो मेरी माँ और पिताजी की सेवा करे। ये सुन मुझे दीदी की और चिंता होने लगी। हम लोग वापस सबके पास गए तो अमित से उसकी माँ ने पूछा, तुम्हें पसंद है? अमित ने हाँ बोल दिया। तब उसकी माँ ने अपने पारिवारिक पंडित जी को बुला मंगनी की समय ठीक 6 दिन बाद का रखा। सब वहाँ एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे। मैं और दीदी हम दोनों उदास थे। पिताजी ने बोला, इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? सब अमित जी की माँ ने बोला, बस कुछ खास लोगों को ही बुलाकर मंगनी की रस्म कर लेंगे। सबके जाने के बाद दीदी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने दीदी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। मैंने दीदी को गले लगाया। माँ आई, उनकी भी आंखों में आंसू थे। वो दीदी के सर पर हाथ फिराते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकी तेरे लिए। दीदी ने बोला, नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं समझती हूँ। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो सीनियर सर दीपक और साहिल सर ने सबको बुलाया और कौन क्या करने वाला है प्रोग्राम में फाइनल किया। मुझे सबसे शुरू का गुरु वंदना और एक बैकग्राउंड पीपीटी बनाने को दिया गया। ऐसे ही तरुण और कुछ लड़कों का ग्रुप डांस था। नेहा भी अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। साहिल सर मुझे साहस देते थे, सॉरी तुम बहुत अच्छा करोगी, और बहुत अच्छे से बात करते थे। साहिल सर के मौजूद रहने के कारण ही तरुण को कोई मौका नहीं मिलता था मुझे परेशान करने का। ऐसे ही दिन बीते। दीदी की सगाई का दिन आया। मैं भी माँ के साथ तैयारी में लगी थी। अमित के घर वाले आए। मैं उनके स्वागत के लिए गई। देखा तो चौंक गई। साहिल सर भी थे। मैं उनसे पूछा, आप सर यहाँ? उन्होंने बताया, अमित का दोस्त हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसी बहाने आप हमारे घर भी आ गए सर। उनके साथ अमित के माँ, पिताजी, ताऊ जी थे। इनके साथ ही सगाई की रस्म, एक दूसरे को अंगूठी पहना पूरी हुई। दीदी और अमित ने सबके पैर छू आशीर्वाद लिया। मैंने दी को साहिल सर से मिलवाया। दीदी ने बोला, सांवरी आपकी बहुत तारीफ करती है। साहिल सर ने बोला, तारीफ के काबिल तो सांवरी है, सभी प्रोफेसर इनकी तारीफ करते हैं। मुझे कुछ बताना भी था। इतने में अमित आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात कर रहा है? अपनी भाभी से कुछ नहीं, भाभी बहुत अच्छी हैं। सब लोग अब जाने लगे। पिताजी ने सबको बहुत अच्छे गिफ्ट से विदा किया। अगले दिन कॉलेज गई तो प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। तरुण जब भी देखता साहिल सर नहीं है, परेशान करने आ जाता। बोलता, क्या बात है चश्मिश, आजकल तुम्हारे गंगा जमुना बहना कैसे बंद हो गया?
ओहो, तुम्हारे तो आजकल हमदर्द बन गए। साहिल, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। साहिल सर के बारे में ऐसा सुन के मैं बोली, तुम जैसा इंसान इतनी गिरी हुई ही बात कर सकता है। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। इतना बोल के मैं जाने लगी। उसने फिर मेरा रास्ता रोका और बोला, तुमने अभी तरुण को जाना नहीं है। एक बार जो मेरे से पंगा ले लेता है उसे बहुत पछताना पड़ता है। इतने में आवाज़ आती है, क्या हो रहा है? साहिल की आवाज़ थी। तरुण बोला, सर मैं प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा था। रोज की तैयारी के बाद वो दिन भी आ गया, अध्यापक दिवस। प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। मैंने गुरुवंदना से शुरू किया। सब तालियां बजा रहे थे और फिर बहुत से गेम हुए। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब अब खाने में लगे हुए थे। सब हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ कर रहे थे। तरुण मेरे पास आया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और बोलने लगा, क्या बात है, तुम तो गाती भी बहुत अच्छा हो। इतना बोल एक धक्का सा लगाते हुए कोल्ड ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिरा दिया और पीछे मुड़ मुस्कुराने लगा। मैं जल्दी से वॉशरूम गई और कपड़े साफ करने लगी। इतने में ऐसा लगा कोई आया है और वॉशरूम का मेन दरवाज़ा बंद किया। मैंने चेक किया तो सच में किसी ने मुझे अंदर ही बंद कर दिया। मैं समझ गई थी ये तरुण ही होगा। मैं चिल्ला रही थी, खोलो। तरुण ने हमें बंद कर वापस कॉलेज हॉल जहाँ प्रोग्राम चल रहा था आ गया। तरुण के दोस्त तरुण के पास आए और बोले, चल यार अपनी पार्टी करते हैं। तरुण ने पूछा, कौन सी पार्टी? उसने बियर की बोतल दिखाया। तरुण के मुंह पर खुशी छा गई। फिर अलग खाली क्लास में पीना शुरू कर दी। तरुण भूल गया कि उसने मुझे बंद कर रखा है। मैं बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, पर प्रोग्राम चल रहे तेज गाने से किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। तरुण के दोस्त ने कहा, अब कॉलेज से निकलते हैं यार, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कॉलेज का ये प्रोग्राम शुक्रवार में था। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी। जैसा कि हर कॉलेज में होता है, अगर कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम हो तो अगले दिन छुट्टी होती है। शनिवार की छुट्टी थी, फिर रविवार था। ऐसे 2 दिन कॉलेज की छुट्टी थी। सब कॉलेज से चले गए। मुझे बहुत घुटन हो रही थी। कोई नहीं सुन रहा था। तरुण भी अपने घर 8 बजे पहुंच गया और नशे के कारण सो गया। 4 घंटे हो गए थे। अब तक उसमें मुझे चक्कर भी आ रहे थे। जब रात 10 बजे मैं घर नहीं पहुंची तो दीदी ने नेहा से पूछा। नेहा बोली, दी मैं तो 7 बजे ही घर आ गई। सांवरी मिली नहीं तो मुझे लगा वो घर आ गई होगी। कभी कभी वो बिना मुझे बताए भी घर आ जाती है। मेरे घर में सब परेशान थे और जब बात पिताजी को पता लगी तो वो माँ पर गुस्सा होने लगे। तुमने इन्हें सर चढ़ा रखा है। दीदी ने सब जगह पता करा, मेरा कुछ पता नहीं था। तब दीदी ने पिताजी से पुलिस की मदद लेने को बोला। पिताजी ने मना कर दिया, नहीं, इससे तुम्हारे रिश्ते पर बुरा असर होगा। और फिर ये बात अमित के घर वालों को पता न चले, ध्यान रखना, लोग तरह तरह की बात करेंगे। दीदी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोली, ये रिश्ता जरूरी है आपके लिए, आपकी बेटी नहीं। पिताजी, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। पिताजी ने बोला, ठीक है चलते हैं। पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला, 24 घंटे के बाद तलाश हो गई। घर जा सुबह देखते हैं। पिताजी ने सारी बात घर आके दीदी और माँ को बताई और बोली, अभी जो करना है खुद से करो। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। दीदी को तब अंकुश का ध्यान आया। उन्होंने उन्हें फ़ोन कर रोते हुए सारी बात बताई। वो बोला, प्लीज़ बिहू रोना बंद करो, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। दीदी ने बोला पिताजी गए थे और वहाँ हुई सारी बात बताई। साथ ही दीदी ने अपने रिश्ते की बात बताई। अंकुश चौंक गई। अंकुश ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। अंकुश के एक कॉल से ही उसमें उनकी जिम्मेदारी जाग गई। अंकुश पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हुआ। घर से निकलते हुए तरुण को देखने उसके कमरे में गया। उन्होंने प्यार से तरुण के सर पर हाथ फेरा। तरुण की आँख खुल गई। वो बोला, क्या हुआ भैया, रात के 3:30 बजे, पर कहाँ जा रही हो? अंकुश ने सारी बात बताई। तरुण को एक झटका सा लगा। वो उठकर बैठ गया, सर पर हाथ रखकर बोला, ओ गॉड सॉरी। अंकुश ने फिर पूछा, तुम्हें कुछ पता है? तरुण एकदम से उठा, बोला, भैया जल्दी चलो। कहाँ चलना है, क्या हुआ? अंकुश ने बोला। तरुण बोला, चलो रास्ते में बता दूंगा। दोनों कार में बैठे थे।
तरुण बोला, भैया मुझे माफ़ कर देना, गलती हो गई, और सारी बात बताई। अंकुश बहुत गुस्सा हुआ। वो कॉलेज पहुंचे पर गेट बंद था। तरुण बिना कुछ सोचे गेट के ऊपर से कूद गया, जिसे गेट पे लगी कील से पैर में चोट लग गई। इन सब की परवाह न करते हुए वो सीधे गया और वॉशरूम का दरवाजा खोला। मुझे देख वो चिल्ला पड़ा, सॉरी। मैं बेहोश थी और हाथ में भी चोट लगी हुई थी। तरुण ने अपना रुमाल मेरे हाथ में बांधा। तरुण ने हमें गोद में उठाया, वॉशरूम से बाहर ले आया और हमें होश में लाने की कोशिश करने लगा। अंकुश जब तक गेट खुलवा के अंदर आया और एम्बुलेंस को फ़ोन किया और दीदी को बताया। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल, अंकुश, पीहू और पुलिस वहां आ गई। एम्बुलेंस भी पहुंची। दीदी बहुत रो रही थी। मुझे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने बोला मैं सदमे के कारण बेहोश हूँ, थोड़ा समय लगेगा मुझे। अभी भी होश नहीं आया था। तरुण के पैर में चोट से खून निकल रहा था। अंकुश ने डॉक्टर से उसकी पट्टी और दवाई दिलाई। दीदी ने पिताजी को सीधे अस्पताल में ही बुलाया। वो माँ को लेके आ गए। सुबह के 5 बज गए थे। माँ मुझे देख के बहुत रो रही थी। जब उन्हें पता चला ये सब तरुण ने किया तो वो तरुण को गुस्से में बोलने लगी, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? कोई ऐसे भी मजाक करता है? देखो तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है। तरुण मुंह नीचे करे पछतावे से कुछ नहीं बोल रहा था। सबकी डांट चुपचाप सुन रहा था। अंकुश हाथ जोड़ के मेरे परिवार वालों से माफ़ी मांग रहे थे। वो बोले, मैं तरुण की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे भाई ने बहुत गलत किया, हो सके तो इसे माफ़ कर देना। तरुण को इस बार बहुत धक्का लगा था। उसके कारण उसके भाई को शर्मिंदा होना पड़ा। तरुण भी उसी अस्पताल में बैठा था। उसने जब अपना मोबाइल देखा तो नेहा की 8 मिस कॉल थी। उसने उसी समय कॉल की। नेहा ने पहले तो उठाया नहीं, फिर दोबारा करके पर उठाया और नींद में बोली, क्या हुआ तरुण, इतनी सुबह सुबह? वो बोला, तुम्हारी 8 मिस कॉल है। नेहा को तब झटका लगा। वो बोली, अरे हाँ हाँ, वो सांवरे की बहन मेरे से सांवरे के बारे में पूछ रही थी। पता है वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है। तरुण ने फिर नेहा को बताया वो मिल गई है और अस्पताल में है। वो बेहोश हो गई थी। इतने में अंकुश की आवाज़ आती है, तरुण, इंस्पेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो बात करनी है। तरुण नेहा से बोला, बाद में करते हैं। इंस्पेक्टर ने अंकुश से बोला, सांवरे का स्टेटमेंट लेना है।